एपिसोड 1 धोखा और राज। ओ शीना, मैं आ रहा हूं। तुम कितनी खुश होगी मुझे देखकर। फिटनेस चैंपियन के विनर की ट्रॉफी और बुके लेकर एक्साइटेड सूरज अपनी गर्लफ्रेंड शीना के अपार्टमेंट पहुंचने के लिए बेकरार था। आज उसका 21वां जन्मदिन था और ये जीत भी। मात्र 21 साल की उम्र में फिटनेस चैंपियन बनना आसान नहीं था, पर उसने ये कर दिखाया था और उसकी सफलता में शीना भी उसकी पार्टनर थी। सूरज की ट्रेनिंग, डाइट, टाइम टेबल से लेकर जिम और इंदौर के फिटनेस फील्ड के कई अनुभवी लोगों से मिलाने में शीना ही जिम्मेदार थी। उसने सूरज को महीनों तक मोटिवेट किया था एक शानदार बॉडी पाने के लिए। सूरज 6 फुट 2 इंच लंबा था और उसकी बॉडी जैसे स्टील की थी। हर रोज घंटों जिम में तप कर उसने ये बॉडी पाई थी। उसके बॉडी फीचर्स इतने आकर्षक थे कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों की भी आंखें घूम जाती थी। शीना खुद भी एक फिटनेस मॉडल थी। कई फिटनेस मैगजीन्स में वो फीचर हो चुकी थी और उसकी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फॉलोइंग थी। उसका बदन ऐसा था जैसे कि माइकल एंजेलो ने उसे तराशा हो। गुलाबी मखमली होंठ, नीली आंखें, छरहरा करवी बदन और आत्मविश्वास से दमकता नुकीला चेहरा। सूरज उसके ख्याल से ही जोश से भर जाता था। जीत की खबर अपने गार्डियन विक्रम अंकल से भी पहले शीना को बताने और आज की रात शीना के साथ सेलिब्रेट करने का प्लान बनाते हुए सूरज जैसे ही उसके अपार्टमेंट पर पहुंचा तो उसने दरवाजा खुला पाया। शीना, शीना, कहां हो तुम? देखो मैं। तभी उसे मास्टर बेडरूम से आवाजें सुनाई दी। ऋषभ, छोड़ो ना, सूरज आता ही होगा। ऋषभ ने अपने मजबूत हाथों से शीना को कमर से पकड़कर खींचा और उसकी टॉप उतार दी। सूरज तो कब का डूब चुका है मेरी जान, अब ये चांद मेरा है। बातें बना लो तुम बस। सूरज आ गया तो तुम्हारा भरता बना देगा। सूरज जो देख रहा था उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे डंबल उठा उठा के सूरज के खुद के दिमाग का भरता बन गया है। बेवकूफ को अकल ही नहीं है कि जवान गर्लफ्रेंड को भी उठाना जरूरी है। चलो कोई ना, दूसरों की मदद करना मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं मदद कर देता हूं उसकी गर्लफ्रेंड की। ऋषभ को शीना को गोद में उठाते देख सूरज की मुट्ठियां कसने लगी और उसकी रगों में खून उबलने लगा। मिस्टर बोल बच्चन, मुझे बस अपनी गोद में उठाओगे ही या खिलाओगे भी? शीना ने उसे शरारत भरी नजरों से आंख मारी। ऋषभ के हाथ उसकी कमर से नीचे की ओर फिसले और वो शीना को बेड पर लिटाकर उसकी कमर को चूमने लगा। सूरज को शीना के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था और घिन भी। शीना ने ऋषभ की टी शर्ट पकड़कर उसे आगे अपनी ओर झटका दिया और अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर रखकर उसे सुध-बुध खोकर चूमने लगी। यह देखकर सूरज की गुस्से भरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके हाथ से ट्रॉफी और गुलदस्ता छूटने की आवाज से ऋषभ और शीना चौंक गए। सूरज! शीना अपने कपड़े संभालती हुई दरवाजे तक आई जहां सूरज खड़ा था। ऋषभ बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा था। शीना, मैं। सूरज का गला जैसे चोक हो गया था। सूरज, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? सूरज को शीना से माफी और एक्सप्लेनेशन की उम्मीद थी, पर शीना के हाव भाव से लग रहा था कि उसे कोई गिल्ट था ही नहीं। कब से? हमेशा से मेरी जान, ऋषभ ने मुस्कुरा कर कहा। सूरज की आंखें शीना पर ही टिकी थी। हमेशा से? तो फिर मैं क्यों? ट्राई टू अंडरस्टैंड सूरज, I also have my needs. शीना ने ताने भरी आवाज में कहा। नीड्स? शीना के शब्द सूरज पर कांटों सा असर कर रहे थे। बेवकूफ, कमजोर, नीड्स? तुम हो क्या? तुम्हारा बैकग्राउंड देखो, न पैसा है, न रुतबा, न माँ बाप का पता, न खानदान का। कौन सी लड़की रहना चाहेगी तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ मन बहलाया जा सकता है, साथी नहीं बनाया जा सकता। मोटी चमड़ी के साथ साथ पट्टे की बुद्धि भी मोटी है। इतनी बातें सुनकर तो हाथी भी पानी पानी हो जाता, ऋषभ ने मजाक उड़ाते हुए कहा। यह सुनते ही अचानक सूरज ने आगे बढ़कर ऋषभ की गर्दन पकड़ ली। छोड़ो उसे सूरज, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? सूरज के ऊपर पागलपन सवार हो चुका था। ऋषभ का चेहरा नीला होने लगा था। आई सेड लीव हिम, गेट आउट ऑफ हियर। अचानक सूरज ने उसकी गर्दन छोड़ दी और शीना को कंधों से पकड़कर दीवार से चिपका दिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। यू आर हर्टिंग मी सूरज। सूरज ने उसे छोड़ दिया और वहां से धड़धड़ाते हुए निकल गया। सूरज के कदम उसे कहां ले जा रहे थे उसे पता नहीं था। उसके दिमाग में शीना और ऋषभ की किस किसी फिल्म की तरह चल रही थी।
और उनके शब्द बैकग्राउंड में। तुमसे मन बहलाया जा सकता है, साथी नहीं बनाया जा सकता। हॉर्न की आवाज को सूरज जब तक समझ पाता तभी सूरज को 2 हाथों ने एक तरफ खींचकर कार से टकराने से बचाया। ओए तोड़े प्यार दी, रघु ने चिल्लाकर कार वाले को गाली दी। ओए सूरज ठीक है तू? ना दिखाई दे रहा है तुझे ना सुनाई। सूरज रघु को देखकर टूट गया और उसके आंसुओं का सैलाब उमड़ने लगा। क्या हुआ सूरज? सूरज! और मैं यहां चला आया। सब कुछ बताने के बाद सूरज ने पानी पिया। अच्छा किया, प्यार से छुटकारा मिलने पर यार ही नजर आता है, और वो भी ऐसे भूतनी वाले प्यार से। तौबा तौबा। कुछ पल बाद सूरज ने रघु के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यार यकीन नहीं होता कि शीना ने। अरे इसमें यकीन करने जैसा है ही क्या? तुझसे पहले तरुण था, उससे पहले शुभम, और उससे पहले शुभम के अंकल जो शीना से 20 साल बड़े हैं। साल में जितने मौसम बदलते हैं उससे ज्यादा तो शीना के पार्टनर्स बदलते हैं। शी इज अ गोल्ड डिगर यार, जहां मौज और पैसा मिलता है वहां चिपक जाती है, और पैसे वाले उसके फिगर से। अच्छा हुआ तेरा पीछा छूटा। रघु सूरज को इस हालत में और नहीं देख सकता था। उसने कहा, अच्छा सुन, विक्रम अंकल ने तुझे चौक के उस सो कॉल्ड हॉन्टेड हाउस में आने को बोला है। कह रहे थे कुछ जरूरी काम है, जैसे ही सूरज आए तुरंत मेरे पास भेज देना, मैं उसे वहीं मिलूंगा। और सुन, शीना के बारे में ज्यादा मत सोच, मैं रात को आता हूं घर, बैठ कर बात करते हैं, ख्याल रखियो, समझा? ठीक है। सूरज अपने आंसुओं को पोंछता हुआ निकल गया। बिगड़ते बारिश के मौसम में सूरज रघु से विदा लेकर चौक के पुराने खंडहर मकान में पहुंचा। विक्रम अंकल! जैसे ही सूरज ने आवाज लगाई एक बिजली की कड़कड़ाहट हुई और हल्की बारिश होने लगी। अंकल कहां हो आप? ऊपर आजा सूरज, सीढ़ी से दूसरे कमरे में। उस पुराने घर में एक भी चीज नहीं थी, ना अलमारी, ना बर्तन, ना फर्नीचर और ना ही सजावटी चीजें। आपने इस वक्त यहां क्यों बुलाया? क्योंकि यह घर तेरा है सूरज। सूरज आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। मेरा? आई एम सॉरी सूरज, मैं तुझे अनाथालय से नहीं बल्कि आज से 20 साल पहले, जब तू लगभग 1 साल का था, इसी जलते हुए खंडहर से उठाकर लाया था। यहीं इसी कमरे में था तू, एक चादर में लिपटा रो रहा था। सूरज शीना के साथ हुए इंसिडेंट से पहले से ही परेशान था, पर इस सच्चाई ने तो उसके पैरों तले जमीन ही सरका दी थी। आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया अंकल? इसलिए कि बहुत छोटा था तू, और ना मुझे पता था कि तू कैसे रिएक्ट करता ये जानकर। मैंने ये सच्चाई सबसे छुपा कर रखी थी। सोचा था कि जब तू 21 साल का हो जाएगा तब तुझे सच्चाई बताऊंगा। माफ करना बेटा। सूरज को चुप देखकर विक्रम अंकल ने आगे कहा, इस घर में कोई नहीं था। सब कहते हैं कि एक धमाका हुआ था हरी रोशनी का और कुछ चीखों की आवाज आई थी। मैं चौक पर ही था। यहां आने पर तू मिला, रोता हुआ। लोग जमा हो उसके पहले मैं तुझे ले आया और बाद में लोगों ने इसे भूतहा घर कहकर इसमें आग लगा दी। कुछ चीखें मेरे माँ बाप की? कुछ तो पता होगा आपको, लोगों को, पुलिस को। कौन रहता था यहाँ? क्या नाम था? किसी को आते जाते देखा होगा? माफ करना बेटा, पर कोई भी नहीं जानता। ये घर किसी प्रोफेसर ने लगभग 25 साल पहले बनाया था। कहते हैं कि वो प्रोफेसर पागल था। शायद शरद नाम था उसका। ना उसे कोई जानता था ना उसके परिवार को। उस घटना के कुछ दिन पहले इस घर में हरी रोशनी बार बार दिखाई देती थी। खंडहर था तो किसी की पता करने की हिम्मत नहीं हुई। लोगों ने कहा कि भूत प्रेत का साया है। अगर हिम्मत जुटाकर चले गए होते तो शायद कुछ पता चल जाता। अंकल बोल सूरज। सूरज ने उन्हें शीना के बारे में सब बता दिया। अंकल अब ना मैं अपना अतीत जानता हूं और ना ही अपना भविष्य। भगवान भी कैसे खेल दिखाता है। कल तक कितना खुश था मैं और आज बर्बाद, एकदम बर्बाद। सूरज की चीख तेज बारिश के शोर और बिजली की कड़कड़ाहट में दब गई। विक्रम अंकल की आंखें भी नम थी। ये उसका घाटा है सूरज। जानता है मैंने तेरा नाम सूरज क्यों रखा? मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी, ना ही जीने का कोई कारण। गरीबी, जिल्लत और हताशा से भरा हुआ एक खोखला इंसान था मैं। पर जब से तू मेरी जिंदगी में आया, तूने मुझे नई जिंदगी दी, जैसे सूरज इस पूरी दुनिया को जिंदा रखता है। विक्रम अंकल ने उसे गले लगा लिया और दिलासा दिया। सूरज, उस दिन इस पूरे घर में कोई भी चीज नहीं थी सिवाय इसके। विक्रम अंकल ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बैग निकाला।
सूरज ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 2 लॉकेट्स और एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी थी। ये तेरे पास ही मिले थे मुझे। मैंने सोचा इनके जरिए तेरे माँ बाप का पता लग सकेगा, पर कोई भी सुराग, कनेक्शन, मालिक या कुछ भी पता नहीं चल पाया। सभी जौहरियों को दिखाने ले गया था ये लॉकेट्स, ताकि अगर किसी खास डिजाइन या कस्टमर्स के हों तो कुछ पता चले, लेकिन सब वही ढाक के 3 पात। इस मकान के बारे में नगर निगम में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, पर वहां से भी कुछ पता नहीं चला। अकेले किनारे बने इस मकान का कोई पड़ोसी नहीं था। और फिर लोगों ने डर और अंधविश्वास के चक्कर में यहाँ प्लॉट खरीदकर भी घर नहीं बनाया। डायरी के ज्यादातर खाली पन्नों के बीच कहीं कहीं लॉकेट के स्केचेस बने थे। तभी एक बिजली कड़की और मकान में से कुछ टूटने की आवाज आई। बेटा, हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। सुन्न पड़ चुके सूरज को विक्रम अंकल कंधों से पकड़कर ले गए। विक्रम अंकल के सो जाने के बाद अपने कमरे में सूरज शीना के धोखे और अपने गुस्से से ध्यान हटाने के लिए डायरी और लॉकेट्स को चेक करने लगा था। डायरी के ऊपर R और M गुदा हुआ था, पर मकान मालिक का नाम तो शायद शरद था। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने दोनों लॉकेट्स को खोलने की असफल कोशिश की। रघु, तुझे कुछ जरूरी बात बतानी है, और तेरे पास एक्स्ट्रा चाबी है ना? हाँ ओके, तो पिछले दरवाजे से गेस्ट रूम में आ जाना। कुछ मत पूछ, बस आ जा। अरे तू टेंशन ना ले, मैं अभी आता हूं, साथ में क्लिनिक लेकर। क्लिनिक शराब के लिए कोडवर्ड था जो सूरज और रघु कॉलेज से इस्तेमाल करते आ रहे थे। सूरज विक्रम अंकल को शुक्रिया भी कह रहा था कि उन्होंने एक अनाथ को पाला पोसा, बाप जैसा प्यार दिया, किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। पर सूरज को उन पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि उन्होंने उसे ये बात इतनी देर से बताई। आधी नींद में शीना के बोले गए शब्द और ऋषभ के साथ उसकी किस याद आते ही उसे गुस्सा आ गया। सूरज ने सपने में ऋषभ को पीट दिया, फट फट फट। आवाज कान में गूंजने पर सूरज की आंखें खुल गई। डायरी के पन्ने पंखे की हवा में इधर उधर पलट रहे थे। उसने जैसे ही डायरी को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी उसे कुछ दिखाई दिया। हैं? ये क्या है? एक पन्ने पर बनी लॉकेट की तस्वीर में लाल घेरे से लॉकेट के ठीक नीचे एक छोटा सा बटन दिख रहा था। ना आगे कुछ लिखा है ना पीछे। क्या कमबख्त चीज है ये लॉकेट? गुस्से में सूरज ने डायरी फेंक कर रघु को मैसेज किया। कहाँ है? जल्दी आ, बस रास्ते में हूं, 2 मिनट में पहुंच गया समझ। रघु ने सूरज की बेचैनी को समझकर एक्सीलरेटर पर जोर बढ़ा दिया। सूरज अपने कमरे में लेटा हुआ था कि तभी कमरे की लाइट जल उठी। क्या हुआ सूरज, तू सोया नहीं अभी तक? शीना के बारे में सोच रहा है? नहीं अंकल, मैं बस रघु का इंतजार कर रहा हूं। कितनी देर से बुलाया है पर अभी तक नहीं आया। आ जाएगा बेटा, तू आराम कर। लॉकेट्स और डायरी को देखकर विक्रम अंकल ने कहा, आज के लिए इतना काफी है सूरज, इनकी छानबीन अब कल कर लेना। गुड नाइट। गुड नाइट अंकल। रघु और मैं गेस्ट रूम में रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रघु की कार की आवाज आने पर सूरज कुछ चीजें लाने के लिए उठा कि तभी लॉकेट में से ग्रीन फ्लैश लाइट के साथ खराब रेडियो सिग्नल जैसी आवाज आने लगी। सूरज ने लॉकेट को गले से निकालकर उसके नीचे बने बटन से आ रही हरी रोशनी को देखा। इस हरी रोशनी के बारे में तो विक्रम अंकल ने कुछ भी नहीं बताया। इसके अंदर शायद घड़ी भी है। इतने साल बाद भी ये कैसे काम कर रही है? उसने उस बटन को दबाया तो हरी चमक तेज हो गई, पर लॉकेट नहीं खुला। तभी रघु की दबी आवाज आई सामने वाले गेस्ट रूम से। ओए सूरज, किधर है भूतनी के? इधर सामने वाले कमरे में, यहीं आ जा। अभी आया, और साथ ही तेरे लिए तेरा फेवरेट क्लिनिक सिरप भी लाया। सूरज लॉकेट को खोलने की चाह में उस बटन को कई बार दबाया जा रहा था। अचानक से लॉकेट से एक चमकीली हरी रोशनी का झमाका हुआ और सूरज उस रोशनी में खिंचने लगा। आप बचाओ! रघु और विक्रम अंकल घबराकर सूरज के कमरे की ओर भागे। ठीक एक पल बाद रघु और विक्रम अंकल सूरज के कमरे में पहुंचे, लेकिन तब तक सूरज लॉकेट सहित गायब हो चुका था। सूरज? सूरज कहां गायब हो गया था सूरज? अब विक्रम अंकल और रघु क्या करेंगे? क्या था उस लॉकेट का राज? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए साकुरा द मिस्ट्री आइलैंड, सिर्फ पॉकेट